तो मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या का सिद्धांत है, इसके सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे मार्क्स द्वारा बताई गई इतिहास की 6 अवस्थाएं। तो इससे पूर्व में भी हम जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार मार्क्स ने बताया कि उत्पादन है वो सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है, आर्थिक जो संबंध हैं वो सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, आर्थिक तत्व भौतिकवादी तत्व हैं उनसे किस प्रकार युग बदलते हैं, आर्थिक प्रणालियों में जैसे बदलाव आता है, ये कहता है कि युगों में भी परिवर्तन आ जाता है, मनुष्य के बीच में जो संबंध है उनमें भी परिवर्तन आता है। तो 3 चीजें हम देखेंगे इनमें मुख्य रूप से कि किस प्रकार से उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया, उससे पूर्व उत्पादन के साधन में बदलाव आया, प्रणाली में बदलाव आया, प्रणाली के परिणाम स्वरूप समाज में जो संबंध है उनमें बदलाव आया, और संबंध के अनुरूप ही किस प्रकार सामाजिक जो अवस्था है वो बदल जाती है। तो ये 4 तरीके से आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में हमारा मूल जो मार्क्स समझाना चाहता है वो ये समझाना चाह रहा है कि इतिहास के बदलने के पीछे मूल कारक है वो आर्थिक तत्व है। आर्थिक संसाधनों में परिवर्तन होने के साथ ही, आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन होने के साथ ही सामाजिक अवस्थाओं में भी परिवर्तन आ जाता है, और आज तक जो सामाजिक अवस्थाएं परिवर्तित होकर आई है वो इसी प्रकार होके आई है, ये मार्क्स बताना चाह रहा है। और इनके माध्यम से मार्क्स जो मैसेज देना चाहता है वो ये कह रहा है कि आने वाला परिवर्तन भी यदि आपको करना है तो आपको उत्पादन प्रणालियों में जो सिस्टम है वहां बदलाव वहां करना पड़ेगा। वहां जब आप बदलेंगे तो सामाजिक अवस्थाएं, आपकी स्थितियां हैं वो अपने आप बदल जाएंगी। और इसी क्रम में मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में 6 अवस्थाओं का वर्णन करता है कि किस प्रकार हमारा जो इतिहास है उसमें डेवलपमेंट होता आया है, और आज हम जो खड़े हैं वो किस तरीके से, किन चरणों से आगे बढ़ता बढ़ता आया है। तो इसमें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि मार्क्स ने जो प्रारंभिक 4 अवस्थाएं बताई है, आदिम अवस्था, दास अवस्था, सामंत अवस्था और पूंजीवादी अवस्था, ये जो 4 अवस्थाएं बताई है इनमें मार्क्स का मानना है कि ये चारों अवस्थाएं ये गुजर चुकी हैं, पूंजीवाद है वो वर्तमान में चल रहा है, और ये 2 अवस्थाएं हैं इनकी वो आगामी कल्पना करता है कि ये आने वाले समय में 2 अवस्थाएं स्थापित होंगी, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं उसने सोसाइटी को दिखाई है अपने लेखों के माध्यम से कि ये देखिए ऐसे ऐसे, और उनमें उसने जो सिद्ध किया वो यही किया है कि उत्पादन के साधनों, उत्पादन के जो संसाधन हैं, उत्पादन के जो उपकरण हैं उनमें जो बदलाव है वो बदलाव मुख्य होता है, बाकी सारे बदलाव अपने आप आ जाते हैं, सामाजिक अवस्थाओं में भी अपने आप बदलाव आ जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स द्वारा बताई गई पहली अवस्था। मार्क्स पहली अवस्था बताता है आदिम साम्यवादी अवस्था। यह कह रहा है कि यह वो युग था जिसमें आर्थिक जो संसाधन थे, उत्पादन की जो प्रणाली थी वो कुछ विशेष नहीं थी, जो इसमें यह कह रहा है कि सब कुछ जो प्रकृति में था वही चीजें लोग इस्तेमाल करते थे, संसाधनों पर सबका बिल्कुल समान अधिकार था, और प्रकृति की तो श्रम और उत्पादन की, ये कहता है कि उस स्थिति में उनको नहीं करना था विशेष रूप से, क्योंकि प्रकृति से उनको वो सारी चीजें प्राप्त हो रही थी, और प्रकृति से जो मूल रूप में जो प्राप्त हो रही थी उसी को वो लोग यूज में ले रहे थे, तो उत्पादन की आवश्यकता नहीं थी। और यही कारण था, ये कह रहा है कि आदिम साम्य अवस्था में सभी लोगों को एक सामान्य अपने जंगलों में, वनों में जो निवास करते थे, जिसकी आवश्यकता हुई वो वहीं अपना खाने पीने की जो अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था, जिसको जहां रहना था वो रहता था, फ्री थे सारे लोग। ये कह रहा है कि इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी का भी शोषण नहीं था, सभी लोग अपनी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते थे, न कोई शोषक था और न कोई इस युग में शोषित था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखिए जब उत्पादन की प्रणालियों में कुछ नहीं है, वहां किसी तरह का संबंध डेवलप नहीं हुआ तो शोषण नहीं हुआ। तो यहां ये सिद्ध कर रहा है कि शोषण नहीं होना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ये कहता है आर्थिक जो चीजें थी उन पर जब समान अधिकार था तो किसी का शोषण नहीं था, ठीक है। तो आर्थिक तत्वों पर समानता के कारण समाज में भी सामाजिक समानता थी, सब लोग आराम से रह रहे थे, किसी का कोई शोषण नहीं हो रहा था। अब ये कहता है
कि धीरे धीरे समय बदला। समय बदलने के साथ ही लोगों ने पत्थरों से आग जलानी सीख ली, छोटे छोटे तीर भाले नुकीले पत्थरों से शिकार करना सीख लिया। अब जब शिकार करना सीख लिया, उसको पका के खाना सीख लिया। अब ये कहते हैं कि अब उत्पादन की एक प्रोसेस यहां से शुरू होती है। और यहां जो शुरू में ही मार्क्स कहता है कि श्रम और वो आर्थिक तत्वों के लिए ये मुख्य रूप से दो तत्व ऐसे थे जो सारी चीजों को निर्धारित करते हैं। आर्थिक तत्वों से श्रम अपने आप जुड़ जाता है। तो मार्क्स कहता है कि दूसरी जो अवस्था आई, इस अवस्था में कुछ लोगों ने जो हथियारों का सृजन किया, ठीक है, पत्थरों से, इन सब से, और धीरे धीरे ये कहता है कि लोग अपने अपने काम उनमें बढ़ते गए और लोगों के कबीले बनते गए। उससे पूर्व में सब समान उपभोग कर रहे थे सारी चीजों का, लेकिन अब लोगों ने अपने अपने कबीले बनाने शुरू कर दिए कार्य के आधार पे। जो लोग एक जैसे कार्य कर रहे थे उनके अपने कबीले हो गए, और कुछ लोग वो थे जिनके पास हथियार नहीं थे, कुछ लोग वो थे जिनके पास हथियार थे। तो यहां से ये कह रहा है कि एक प्रतिद्वंदिता सी शुरू हो गई, और उसके बाद में कबीलों के मध्य झगड़े शुरू हो गए, और लोगों ने, जो भी कमजोर लोग थे, अब देखिए संसाधनों पे जिनका अधिकार था, हथियारों पे जिनका अधिकार था, तत्कालीन समय जो भी हथियार उन्होंने बनाए प्रकृति से, पत्थरों से, लकड़ियों से, उन पे जिनका अधिकार था, उन लोगों ने बाकी जो बचे हुए लोग थे उन लोगों को क्या कर लिया, अपना दास बना लिया। और ये कह रहा है कि चूंकि जब कबीलों में काम बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े अधिक होने लगे, तो वो उसमें बिजी रहने लगे, तो उनको काम करने के लिए दासों की आवश्यकता पड़ी, और दास प्रथा आई, और इन दासों को अब उन लोगों ने अतिरिक्त श्रम करवाना शुरू कर दिया, और उनके श्रम से लाभ किसने लेना शुरू कर दिया, जिनके पास संसाधनों पर अधिकार था, उन पत्थर, उन जो हथियार थे उन पे अधिकार था, जिन्होंने, जो स्वामी बन चुके थे इन लोगों को अपना दास बना के। तो अब ये कहता है कि उत्पादन के साधन जैसे ही आए, श्रम जैसे शुरू हुआ, और दास अवस्था में इन स्वामी वर्ग, एक स्वामी वर्ग बन गया और एक दास वर्ग बन गया। जिनका संसाधनों पे अधिकार था, जिनका उत्पादन के साधन उस समय जो हथियार थे जिन पे उनका अधिकार था, वो स्वामी बन गए, और जिन लोगों को संसाधन विहीन लोग थे उनको उन्होंने दास बना के अपने हित में उनसे श्रम करवाना शुरू कर दिया। और ये कहता है कि इस अवस्था में सामाजिक अवस्थाएं बदल गई और दास अवस्था स्थापित हो गई। आदिम साम्यवाद के स्थान पे दास अवस्था स्थापित हुई, और इस अवस्था में शोषण है वो दासों का प्रारंभ हो गया। क्लियर है? अब ये कहता है कि तीसरी स्थिति आई जब उत्पादन के साधनों में, उत्पादन की प्रणाली में फिर बदलाव आया। अब ये कह रहा है कि अब पत्थरों की जगह उत्पादन का जो आधार था वो क्या बन गया, भूमि। और धीरे धीरे इस भूमि पे लोगों ने खेती का आविष्कार होना शुरू हुआ, लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी, अनाज बोना शुरू, उनके समझ में आ गया अनाज कैसे बोया जाता है। और ये कहते हैं कि वहीं से भूमि उत्पादन का साधन हो गया। चूंकि भूमि सबके पास नहीं थी, फिर आ गया ना, अब ये कह रहा है कि आर्थिक तत्व ही सामाजिक अवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मार्क्स बार बार बताता है, ये कहता है कि उत्पादन प्रणाली में उत्पादन का जो साधन था वो थी भूमि, और भूमि किनके पास थी, स्वामी वर्ग के पास। जो पूर्व अवस्था में जो स्वामी वर्ग था उसने कब्जा कर रखा था, बाकी लोगों को उन्होंने दास बना रखा था। तो उन्होंने अपने लाभ के लिए अब क्या किया, उन दासों से खेती करवानी शुरू कर दी। और ये कहता है कि अब देखिए आप, जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदली, अब उन्होंने क्या कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी। उत्पादन की प्रणाली में क्या आ गया, कृषि आ गई। ये जैसे ही परिवर्तन हुआ, ये कह रहा है कि तीसरा युग फिर बदल गया। युग अपने आप बदल, ये कहता है कि जैसे आपने उत्पादन के साधनों में बदलाव आया, उत्पादन के तरीकों में बदलाव आया, वैसे सामाजिक अवस्था भी चेंज हो गई। और सामाजिक अवस्था में अब दास की जगह कौन सी अवस्था आ गई, सामंत अवस्था आ गई। और सामंत अवस्था में ये कह रहे हैं कि फिर दो वर्ग बन गए। एक वो वर्ग जिनका भूमि पर अधिकार था, वो सामंत वर्ग बन गया, और दूसरा वो वर्ग जो भूमि विहीन था, जो इन लोगों के लिए केवल श्रम करता था, इनको उत्पादन करके देता था, वो वर्ग बन गया, किसान वर्ग बन गया। इस अवस्था में मार्क्स कहता है कि फिर इस सामंत वर्ग ने, जमींदार वर्ग ने
किसानों का जम के शोषण किया। उनके श्रम का समस्त जो प्रतिफल है वो स्वयं ले लेते थे, उसके बदले में उनको केवल रहना खाना था, वो इस तरह की चीजें उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं, और बाकी उनका जम के शोषण किया। तो इस अवस्था में शोषण और बढ़ गया, तो सामाजिक अवस्था फिर बदली। जैसे आपने देखा कि सामान्य कबीलों की जो एक शिकार वगैरह की स्थितियां थी, उससे जैसे चेंज आया और कृषि का जैसे उत्पादन शुरू हुआ, खेती शुरू हो गई, अनाज का उत्पादन वगैरह शुरू हुआ, तो सामाजिक अवस्था अपने आप बदल गई। तो मार्क्स यही बात बार बार सिद्ध करना चाहता है कि आर्थिक अवस्था के बदलने से सामाजिक अवस्था, ये कह रहा है कि बाकी सब चीजों से जुड़ी हुई होती है, आर्थिक परिवर्तन होते ही बाकी चीजें अपने आप परिवर्तित हो जाती है, समाज अपने आप बदल जाता है, और ऐसे इतिहास का निर्माण होता है। अब ये कहता है कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने के साथ ही अनेक प्रकार के कल कारखाने बने, उद्योग धंधे विकसित हुए, नई टेक्नोलॉजी आई। अब ये कहता है कि इस अवस्था में अब जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदल गई ना, उत्पादन की प्रणाली में अब क्या आ गई, तकनीकी शामिल हो गई, उद्योग धंधे शामिल हो गए, कल कारखाने शामिल हो गए। तो जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदली, ये कह रहा है कि फिर सामाजिक संबंध बदल गए, सामाजिक अवस्थाएं बदल गई, युग बदल गया। कैसे बदल गया? अब जो सामंत वर्ग था, वही चूंकि संसाधनों पे इनका अधिकार था, तो इन्हीं सामंत वर्गों ने अब क्या किया, इन लोगों ने उद्योग धंधे प्रारंभ कर दिए, उन्होंने कल कारखाने लगाने शुरू कर दिए, और उन्हीं किसानों को, चूंकि शुरू से वो उनकी सेवा करते आ रहे, उन्हीं किसानों को उन्होंने किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, अपने उद्योग धंधों में काम करवाना शुरू कर दिया, कारखानों में उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। और मार्क्स कहता है कि जैसे ही उत्पादन की प्रणाली में चेंज आया, टेक्नोलॉजी आई 18वीं शताब्दी के बाद में, अब फिर सामाजिक अवस्था में बदलाव आ गया, और अब यहां पर सामंत अवस्था की जगह पूंजीवादी अवस्था स्थापित हो गई। इस पूंजीवादी अवस्था में फिर सामाजिक संबंध बदल गए। अब सामंत और किसान की जगह पूंजीपति और श्रमिक ये लोग बन गए। जो किसान थे वो श्रमिक बन गए, और जो सामंत थे वो बन गए पूंजीपति। इसमें भी चूंकि उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका था, पूंजीपतियों का, तो उत्पादन के साधनों पर जिनका अधिकार था, उन्होंने उत्पादन विहीन जो लोग थे, श्रमिक वर्ग था, मार्क्स कह रहा है कि उनका जम के शोषण करना प्रारंभ कर दिया। अपने इतना उनसे काम, श्रम, उत्पादन करवाना शुरू किया कि अपने लाभ को अधिकतम प्राप्त करने के लिए उन्होंने खूब इनका शोषण किया। तो ये नेक्स्ट स्थिति आ गई। अब मार्क्स कहता है कि ये स्थितियां तो अभी तक आ चुकी, ये 4 स्थितियां। तो अब ये कह रहा है कि 2 स्थिति अब आएगी धीरे धीरे। अब मार्क्स कहता है कि 5वीं व्यवस्था कब आएगी, जब परिवर्तन किसमें होगा, उसी आर्थिक, ये कह रहा है कि अब मजदूरों को यहां क्रांति के लिए तैयार करता है। ये कहता है कि जैसे ही आर्थिक परिवर्तन आएगा, आर्थिक उत्पादन की प्रणालियों को, उत्पादन के संसाधनों में आप परिवर्तन कर दोगे, और ये कहता है कि वो परिवर्तन होगा क्रांति के रूप में, क्योंकि पूंजीपतियों के अत्यधिक जो लाभ कमाने की जो लालसा है, जो लालच है, वही मार्क्स कहता है कि उनको एक दिन ले बैठेगी। ठीक है, वो उस कंपटीशन में और अधिक उद्योग धंधों का विकास करेंगे, श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ेगी, उनमें अत्यधिक शोषण के कारण उनका आक्रोश भी बढ़ता जाएगा। और यही आक्रोश, ये कहता है कि एक दिन क्रांति में परिवर्तित हो जाएगा, और ये क्रांति इन उत्पादन के साधनों पर ये लोग काबिज हो जाएंगे, श्रमिक वर्ग काबिज हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपति इस क्रांति को झेल नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मार्क्स मानता है। ठीक है ना, मार्क्स मानता है कि पूंजीपति वर्ग है वो इस जो क्रांति को वो झेल नहीं पाएगा। अब इस स्थिति में समस्त जो उत्पादन के संसाधन हैं, उन समस्त उत्पादन के संसाधनों पर श्रमिक वर्ग का जो अधिनायकवाद है वो स्थापित हो जाएगा, उनका उत्पादन के साधनों पे कब्जा हो जाएगा। और ये कहता है कि ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। समाजवादी, साम्यवादी नहीं, साम्यवादी 6ठी अवस्था की बात करेंगे हम। समाजवादी अवस्था स्थापित हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, और कार्य के अनुसार वो वेतन लेगा या प्राप्ति लेगा। यहां देखिए आगे परिवर्तन होगा। समाजवादी अवस्था में आप देखेंगे योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन, लेकिन जब साम्यवादी अवस्था की हम बात करेंगे तो वहां ये होगा योग्यता के अनुसार कार्य और
आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति। अब योग्यता कार्य के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार, जिसमें हर वर्ग सुखी होगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। वो छठी अवस्था की बात करेंगे अभी अपन। तो अभी अपन बात कर रहे हैं पांचवी अवस्था की। तो ये कह रहा है कि पांचवी अवस्था में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा और एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। श्रमिक वर्ग है उसके हाथ में सारे आर्थिक तत्वों का संचालन आ जाएगा। और ये कह रहा है कि फिर सामाजिक अवस्था बदल जाएगी और सामाजिक अवस्था समाजवाद के रूप में स्थापित हो जाएगी, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को जिसके रूप में कहते हैं। अब ये कहता है कि कुछ समय बाद में जब ये क्रांति अंतिम समय तक पहुंच जाएगी, जब प्रत्येक पूंजीपति समाप्त हो जाएगा, तो लास्ट में ये कह रहा है कि राज्य को भी ये मानता है कि ये पूंजीपतियों का एक यंत्र है, वो भी जब समाप्त हो जाएगा तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन, अब ये कह रहा है कि अब कोई वर्ग नहीं रहेगा। वही अवस्था जो प्रारंभिक काल में आदिम साम्यवादी अवस्था की तरह थी, जब सब संसाधनों पर सबका समान अधिकार था और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार सारी चीजें प्राप्त करता था और अपना जो देन होती थी वो अपनी स्वयं स्वतंत्र रहते हुए, जिसमें कोई शोषण नहीं था, वो स्थिति मार्क्स कहता है कि छठी अवस्था आ जाएगी। तो पांचवी अवस्था आ गई, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और अब ये कह रहा है कि क्रांति कंप्लीट होने के बाद में जब राज्य और वर्ग भी समाप्त हो जाएगा, वो स्थिति आएगी साम्यवाद की, जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर, साधनों पर सभी लोगों का बिल्कुल समान अधिकार होगा तथा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति करेगा, वेतन प्राप्त करेगा या जो भी चीजें प्राप्त करेगा वो सारी उसको मिलेगी। ये स्थिति जो आएगी वो स्थिति वो कहता है साम्यवाद। इसमें न कोई राज्य होगा, न कोई वर्ग होगा और न ही किसी प्रकार का शोषण होगा, बल्कि सभी लोगों का सभी वस्तुओं के ऊपर समान अधिकार होगा। ठीक है, तो ये 6 अवस्थाएं मार्क्स बताता है और मार्क्स कहता है कि 6 अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं हो चुकी है, 2 अवस्थाओं की वो कल्पना करता है कि 2 अवस्थाएं अभी आनी शेष है। और वो मानता है कि इसी लाल झंडे के नीचे कि क्रांति होगी मजदूरों की, जिसको रोक पाना पूंजीपतियों की बस की बात नहीं होगी। ठीक है, और ये जो इस प्रकार मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में ये 6 अवस्थाएं आपको बताई है। तो ये प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो मार्क्स ने बताई है, इसमें विचारक इसके बारे में क्या कहते हैं, आलोचक इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो वो रहेगा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या आलोचना। ठीक है।